प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वराज्य प्रदान करने का आश्वासन दिया गया, किंतु स्वराज्य की जगह दमनपूर्ण कानून और नीतियों का संपादन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। इस अवस्थाओं में भारतीयों के मन में असंतोष का ज्वालामुखी फूटने लगा और इन्हीं परिस्थितियों में गांधी की विचारधाराओं में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक था और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने के लिए गांधी ने असहयोग आंदोलन संचालित किया। आज हम असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि यह युद्ध विश्व में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार इस युद्ध के बाद दिया जाएगा। भारत के विषय में भी ये घोषणा लागू होगी। अतः भारतीय नेताओं ने इंग्लैंड की सहायता सहयोग करने का निर्णय लिया, किंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार अपने वादा पूरा करने से मुकर गई। युद्ध के कारण भारत की जनता की स्थिति पहले ही खराब हो चुकी थी, लेकिन अधिक कर भारों ने भारतीय जनता की कमर तोड़ दी। भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। भारतीय नेताओं और जनता के मन में इन कारणों से आक्रोश तीव्र होने लगा और दोनों के मध्य बढ़ती खाई के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य गांधी द्वारा संपादित किया गया, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन संचालित किया। इस आंदोलन के अगले कारण के रूप में विदेशी घटनाओं और उनकी प्रतिक्रिया। विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस में निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई। रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया के अनेक प्रदेशों को स्वतंत्र कर दिया। भारतीय जनता के मन में इन घटनाओं का तीव्र प्रभाव पड़ा। चेतनाएं विकसित होने लगी और राष्ट्रीय संघर्ष के लिए जनता धीरे धीरे संगठित होने लगी। इसी क्रम में अगली घटना रोलेट एक्ट थी। भारतीयों ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अनेकों विरोधों के उपरांत 21 मार्च 1919 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर सकती थी। उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा चलाकर अपराधी के रूप में उसे दंडित किया जा सकता था। इस अधिनियम को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी और संपूर्ण भारत में इसके विरुद्ध प्रदर्शन और आंदोलन होने लगे। इसी कड़ी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 का अधिनियम पारित किया गया, जो भारतीय के असंतोष को दूर करने के स्थान पर भारतीयों के मन में असंतोष विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। 1919 में मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया। इस योजना में स्वराज्य की मांग को संतुष्ट करने की दिशा में कोई भी कदम हमें दिखाई नहीं दिया। युद्ध के समय सरकार ने भारत में उत्तरदायी शासन देने का वादा किया था, परंतु इस योजना में उत्तरदायी शासन तो दूर, सिखों को भी मुसलमानों के समान निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इससे जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उग्र होने लगा। इस बढ़ते असंतोष को और उग्र करने में मूल्य वृद्धि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान भारत सरकार की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी।
अधिक खर्च के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ रही थीं। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीयों पर कर भार और लाद दिया गया। इन परिस्थितियों में देश की मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और तीव्र कर दिया। या असंतोष धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित होने लगा। इसी समय देश में अकाल और प्लेग जैसी महामारी संपादित हुई। 1917 में अतिवृष्टि के कारण देश में अकाल पड़ गया और उसके उपरांत प्लेग फैल गया। इन अवस्थाओं में लोगों को यह आशा थी कि भारतीय लोगों का सहयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। अकाल और प्लेग के परिणाम स्वरूप अनेकों व्यक्ति काल के ग्रास बन रहे थे, लेकिन सरकार ने जनता के दुख दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इससे जनता के मन में असंतोष और तीव्र होने लगा। इस बढ़ते असंतोष को खिलाफत आंदोलन ने और अधिक मजबूत बना दिया। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण खिलाफत आंदोलन भी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ एक अपमानजनक संधि या समझौता किया गया। जर्मनी के सहयोगी तुर्की में खलीफा के पद को कमजोर करने, उसे अपमानित करने के लिए ये कार्य किए गए। भारतीय मुसलमानों को इस घटना से ठेस पहुंची। उन्होंने असंतुष्ट होकर खलीफा के सम्मान हेतु एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में मोहम्मद अली और शौकत अली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने सारे देश में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य संपादित किया। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया। 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी द्वारा की गई। गांधी के निर्देशानुसार असहयोग और बहिष्कार की नीति पर यह आंदोलन संपादित किया गया। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड संपादित हुआ। गांधी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में रोलेट एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल करने का निर्णय लिया। लोगों से आग्रह किया गया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल और प्रदर्शन करें। 6 अप्रैल को संपूर्ण भारतवर्ष में हड़ताल संपादित की गई, जो पूर्णतः सफल रही। हड़ताल की सफलता से ब्रिटिश सरकार बौखला गई। पंजाब में सरकार विरोधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हो रही थीं। इन अवस्थाओं में 9 अप्रैल को हिंदू और मुसलमानों का एक सम्मिलित जुलूस डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में अमृतसर में निकाला गया। 10 अप्रैल को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध के परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। जिस समय ये सभा चल रही थी, तब जनरल डायर ने बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए और इस घटना का सभी तरफ सर्वथा आलोचना की गई। इस परिस्थितियों में भारतीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के संबंध में निश्चय करते हुए गांधी को असहयोग आंदोलन संचालित करने के अधिकार दे दिए और गांधी ने भारत में एक नए आंदोलन का श्री गणेश किया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे। नंबर 1, सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाएगा तथा जिला व मुस्लिम बोर्ड के मनोनीत सदस्यों को अपने पदों से त्याग पत्र देना होगा। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह और अफसरों के सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारतीय लोग शामिल नहीं होंगे।
सरकारी तथा सरकार के सहायता पाने वाले स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर पंचायतों द्वारा मुकदमे निपटाने का प्रयास किया जाएगा। नई कौंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और उनके प्रचार प्रसार के कार्य संपादित होंगे। फौजी, क्लर्क, मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में नौकरी के लिए भर्ती नहीं होंगे। इन परिस्थितियों में इन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन संचालित किया गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।